हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? और सब बढ़िया चल रहा है? क्या चल रहा है लाइफ में? देखो, लाइफ में हमेशा एक चीज़ पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। हमेशा लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहना चाहिए, फन करते रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो हमारा मेन टारगेट होता है उसको कवर अप करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। देखो, आज का क्योट ऑफ द डे है, आज का क्योट ऑफ द डे मैं लेके आया हूँ। मीन्स थोड़ा सा पॉजिटिव बातें करते हैं, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देते हैं। तो मोटिवेशन ये है कि वो बहुत पुरानी और बहुत एपिक कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कहने का मतलब ये है, अरे बहुत ज़्यादा संस्कृत हो गई, बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज हो गई, कि कहने का मतलब ये है कि जो कल का काम है वो आज ही कर लो, जो आज का काम है वो अभी कर लो, और कल पता नहीं क्या हो जाए, तो काम कब करोगे। तो कहने का सिंपल मीनिंग ये है, जो भी आपके पेंडिंग वर्क्स हैं उनको टाइमली उसको कंप्लीट करो। जो भी आपने अपने आप को टारगेट दे रखा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर डेट तक ये काम करना है, ये चीज़ पढ़नी है, टर्म 2 को लेके स्पेशली, क्योंकि देखो डे बाय डे अब मार्च आ चुका है, और मार्च आने के साथ साथ क्या है, ऐसे ही मार्च निकल जाएगा, ऐसे ही फिर अप्रैल आ जाएगा, और एट द एंड आप वही गलती करोगे जो आपने टर्म 1 में की है। तो जो टर्म 1 में गलती की है उससे सीखना है, वो टर्म 2 में नहीं करना है। और हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम अपना सिलेबस कवर करते चलना है। तो मैं आपका अपना फिजिक्स बडी फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे लेक्चर सीरीज जिस लेक्चर में आपको सब कुछ मिलता है। आपको क्या मिलता है? क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ ऐसे इंटरेक्टिव में मैं कवर कराता हूँ। मैं मतलब बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इस देखो, आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का लेक्चर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इससे जो प्रीवियस हमने लेक्चर पढ़ाया था आपको, जो मैंने लेक्चर दिया था, वो लेक्चर था 5 था ओम्स लॉ, और उस ओम्स लॉ वाले लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। तो जिस जिस बच्चे ने कमेंट में वो 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है, ये उसका एक्यूरेट आंसर है क्या है वो देख लेते हैं पहले, देन इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये 2 क्वेश्चन दिए थे आपको, मैं आपके लिए अभी थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ। ये 2 क्वेश्चन दिए थे आपको मैंने, और आपको सॉल्यूशंस भी कराए थे, मतलब बताया भी था पर्टिकुलर पॉइंट पे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो अगेन इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बस आंसर बताना है, एंड देन अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कि जो ओम्स लॉ है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 1200 ओम। मतलब अगर मेरा 220 वोल्ट है बैटरी, और वो उसमें जो बल्ब है, जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो 1200 ओम है, तो कितना मेरा करंट फ्लो होगा बल्ब में। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले में क्या लिखना है बच्चे लोग, सबसे पहले में गिवन लिखना है। गिवन वोल्टेज है 220, रेजिस्टेंस है 1200, यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, क्योंकि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, फिजिकल फॉर्मूला है। तो ओम्स लॉ यूज करके V इक्वल्स टू IR, आई हम निकाल लेंगे यूजिंग फॉर्मूला V अपॉन R। तो V कितना दिया है 220 वोल्ट, और R कितना दिया है यहाँ पे, रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चा लोग 1200 ओमेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा इसका ये बस मैथ्स बचता है, और मैंने मैथ्स वाला पार्ट ही आपके लिए छोड़ा था। तो 220 डिवाइडेड बाई 1200 इक्वल्स टू 0.1833 एम्पियर। तो इसका आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, जो आई करंट निकल के आएगा मेरे लिए, ठीक है, जो आई करंट निकल के आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0.1833 एम्पियर। इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ओम्स लॉ यूज करना है, और उसमें एक कंसेप्ट ये यूज करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिंगल थिंग। तो सबसे पहले इसमें 2 केस दिए गए हैं आपको। 2 केस क्या है कि केस 1, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, देन केस पे आ जाते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका 60 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, वैन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, कि जब वो 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, 4 एम्पियर करंट फ्लो होता है इसमें, तो 60 वोल्ट है। अब अगला केस क्या है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कि कितना करंट जाएगा उस हीटर में से जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट डबल हो जाएगा, 120 वोल्ट हो जाएगा। तो केस 1, V1 कितना दिया है 60 वोल्ट, I1 कितना दिया है यहाँ पे 4 एम्पियर। तो यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट R, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालना है V1 अपॉन I1, 60 अपॉन 4, 15 ओमेगा। अगर अभी तक भी किसी ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले ओम्स लॉ वाला लेक्चर देखे, ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसको अच्छे से समझे, कंसेप्ट से समझे, देन ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत हेल्पफुल और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉट ओनली फॉर 10th,
फॉर 12th फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम आते ही आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आर निकाल लिया है केस 1 से, तो आर हमारा निकला हुआ है 15 ओमेगा। अब बस केस 2 में क्या पूछा है कि मेरे को करंट बताना है। कब करंट बताना है? जब मेरा जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है। तो यूजिंग फार्मूला 2 आपको साफ साफ दिख रहा है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो यूजिंग फार्मूला 2 I2 इक्वल्स टू V2 कितना है हमारे पास 120 वोल्ट, और R ऑलरेडी हमने निकाल चुका है 15 ओमेगा। तो यहाँ से जो मेरा I2 आने वाला है वो कितना आने वाला है, 15 से जो 120 है 8 टाइम्स में जाता है 8 एम्पियर। तो आपको देखो एक और मजे की बात, एक और कंसेप्ट की बात, जो हमने वो ग्राफ बनाया था इस पर्टिकुलर लेक्चर में, वो भी साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ तो उसी वे में मेरा करंट भी डबल हो गया। करंट पहले क्या था 4 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस था 60 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने 120 कर दिया है तो करंट भी डबल हो गया। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है, जो स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, वो भी एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है यहाँ पे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो इसके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप V को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका I भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप V को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका I बढ़ता जाएगा। इसको यहाँ से मिटो के यहाँ समझा देते हैं आपको कि जैसे जैसे आप V को बढ़ाओगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, जैसे जैसे आप V को बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका I भी बढ़ता जाएगा। तो यही स्टेटमेंट मेरे को प्रूव कराना था, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं। तो आ जाते हैं आज के अपने न्यू लेक्चर पे। जो हमारा न्यू लेक्चर है, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। लास्ट वाले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कराया था कि रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली। तो रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आज जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, आज जो उसका फिनोमिना है कि वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसका बेसिक क्या है, कहाँ से वो जनरेट होता है, कैसे होता है, वो हमें समझना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सिंपल भी है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं कि ओरिजिन क्या है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस आया ही कहाँ से। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 में, जब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का डिस्क्रिप्शन दिया था, डेफिनेशन दिया था, तो ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। तो जो ओरिजिन है बच्चा लोग, वो है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब है कि अब आप ऐसे सोचो कि आप रेस में दौड़ रहे हो, या सब रेस भी छोड़ो, आप जब भी कभी मूवी देखने जाते हो और इंटरवल के टाइम पे आप एंट्री करना चाहते हो या अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो ऐसा होता है, या मेले में जाते हो और सब बाकी मैक्सिमम लोग इधर जा रहे हो और आप इधर जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो होता ये है कि आप भीड़ भाड़ वाली गली में जा रहे हो, एक सारे के सारे लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये होगा कि आप कितना ही ट्राई कर लो फास्ट मूव करने का, आप टकराते रहोगे एक दूसरे से। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज कोलिजन। टकराना, कोलाइड करना इज नोन एज कोलिजन। तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो होता है मेरा ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है कि व्हेन अ वायर इज कनेक्टेड टू द बैटरी। अब कोलिजन कैसे होता है कि देखो, सबसे पहले ये वाला जो डायग्राम है, ऊपर वाला डायग्राम, इसको देखते हैं कि सबसे पहले जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, क्योंकि वो फ्री स्टेट में होते हैं। तो जब वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, वो कोलाइड करते रहते हैं। बट जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब जैसे ही सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, अब बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे इस बी वाले स्ट्रक्चर में एक ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगा दी, तो होगा ये कि जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा तो होगा ये कि इस पोटेंशियल डिफरेंस से ये कुछ वर्क करेगा। ये क्या वर्क करेगा कि जो ये पॉजिटिव है, अच्छा उल्टा बना दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जिस भी साइड इलेक्ट्रॉन जाए उस साइड आपको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, इधर बना लेते हैं भैया जी, हम यहाँ पे बना लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, तो देखो हो ये रहा है, जैसे ही मैंने पोटेंशियल लगाया है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी वजह से होता ये है कि जब वो रेस करते हैं, जब वो बैटरी लगाने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद एक डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें प्रोटॉन भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे, ठीक है, वो इसमें मेंशन नहीं है। जो पॉजिटिव आयंस है उनके साथ कोलिजन होता है, उनके साथ टकराव होता है। तो ओरिजिन क्या है, बेसिकली मेरा ओरिजिन है मेरा कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस आता कहाँ से, कोलिजन से आता है। आप ऐसे समझो, ऐसे फिजिकली समझ के देखो कि आप
इंटरवल खत्म होने को है और आपको आ गया वॉशरूम, आपको जाना है वॉशरूम, जाना है पॉपकॉर्न लेने जाना है, पानी प्यास लग गई, कुछ भी, आप जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, सर सारे के सारे आ रहे हैं मूवी देखने, तो क्या होगा, आप कितने ही फास्ट ट्राई करो मूव करना, आप कोलाइड करोगे, टकराओगे, और जब टकराओगे तो आपकी स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्ट होगा, रुकेगा, आपको रोकेंगे ना सबके सबकी, भाई मूवी स्टार्ट होने जा रही है, तू कहाँ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उस रेजिस्टेंस को, उस रिफ्लेक्टेंस, उस अपोजिशन को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें भी यही लिखा है कि व्हेन अ वायर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, कि जब एक वायर को बैटरी से कनेक्ट किया, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वायर स्टार्ट्स मूविंग इन अ डायरेक्शन एंड दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयन। ये किससे कोलाइड करते हैं, पॉजिटिव आयन से। किससे कोलाइड करते हैं बच्चों लोग मेरे, पॉजिटिव आयन से। एंड दिस कोलिजन क्रिएट रेस्ट्रिक्शन, ये जो कोलिजन है ये क्या क्रिएट करता है, ये जो कोलिजन है ये क्रिएट करता है रेस्ट्रिक्शन, और इस रेस्ट्रिक्शन को, इस अपोजिशन को, इस रुकाव को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये तो वर्ड है, काफ़ी कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो मेरे को क्या समझ में आया कि जो ओरिजिन है जहां से जनरेट होता है कि रेजिस्टेंस हुआ कैसे, वो क्या होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कोलिजन क्या होता है, टकराना, टकराव, और जब टकराते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेंस, रुक जा भाई रुक जा, रेजिस्ट करना, और उस रेजिस्ट करने के वर्ड को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर। हमने पढ़ा है कि ओम्स लॉ क्या है, बेसिकली V इक्वल्स टू आई आर। हमने पूरे प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा है कि V इक्वल्स टू आई आर। तो R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, ये हमने पढ़ा है ओम्स लॉ से। तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये जो वर्ड है गिवन मेटालिक वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये जो वर्ड है ये काफ़ी, दो जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी चेंज होता है और साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी चेंज होता है। अब टेम्परेचर पे कैसे चेंज होता है, प्रीवियस डायग्राम से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर मैं इसको गर्म करने लग जाऊं, आपने एक एग्जांपल देखा है कि किसी ने पॉपकॉर्न भूनते हुए देखे हैं, तो पॉपकॉर्न कैसे भूनते हैं कि जैसे जैसे आप उसकी फ्लेम को गर्म मतलब हीट अप करना स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा रैंडम उसमें नाचने लग जाते हैं। उसी तरीके से अगर इस वायर में मैं क्या दूं, हीट एनर्जी देने लग जाऊं, मतलब मैं इसको गर्म करने लग जाऊं या एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाऊं, मतलब सिंपल कहने का मतलब है इसका टेम्परेचर बढ़ाने लग जाऊं, हीट करने लग जाऊं, तो होगा क्या कि ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा स्पीड में होने लग जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा स्पीड में होने लग जाएगा तो कोलिजन और ज़्यादा होगा। अब आप ऐसे समझो कि आप बहुत स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, 10-12 लोग अपोजिट स्पीड में आ रहे हो, तो जितनी ज़्यादा स्पीड में आप जाओगे उतना ज़्यादा तेज कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा तेज टकराव होगा, जितना ज़्यादा तेज टकराव होगा उतना ज़्यादा तेज रेजिस्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा तेज रेस्ट्रिक्शन होगा, रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ये जो पूरा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा टी, लिख देता हूँ चलो आपके लिए। एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये हम 12th में पढ़ते हैं वैसे तो बेसिकली कि R इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा टी, ये जो फॉर्मूला है हम 12th में पढ़ते हैं अच्छे से। R क्या है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, R है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, R नॉट यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, R नॉट है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ये 0 डिग्री टेम्परेचर, और अल्फा क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट होता है जो अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर पे इसको कितना बढ़ाएगा, कितने टेम्परेचर पे क्या इसका इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक मेटालिक वायर के लिए, कहने का मतलब एक सिंपल मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को आपको नहीं वेरी करना है, मटेरियल को आपको नहीं वेरी करना है। तो ये जो है मेरा जो रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा, दो कंडीशन आपको दे दी गई हैं कि गिवन टेम्परेचर एक सेम रहना चाहिए। लिख देता हूं क्या कंडीशन दी गई है आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या कंडीशन दी गई है आपको, टेम्परेचर
टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, और मटेरियल सेम रहना चाहिए, मटेरियल सेम रहना चाहिए। दो कंडीशन है आपके सामने कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और मटेरियल सेम रहना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होंगी आपकी, तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, और ये दो कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, ये जो फॉर्मूला है कैसे आता है हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस वाले लेक्चर में, कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है R, इसको भी रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस होता है ये, बट एक मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। अगर आप इसका टेम्परेचर वेरी करोगे तो रेजिस्टेंस सेम मटेरियल के लिए बदल जाएगा, मटेरियल बदलोगे तो ऑब्वियसली बदल ही जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन या सिंबल, या जो एक्चुअल में मेरे को रेजिस्टेंस मिलते हैं, जो एक्चुअल में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं अपने सर्किट में, सर्किट कहने का मतलब है अपने बोर्ड्स में, मदरबोर्ड में, कंप्यूटर में, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस यूज़ होता है बेसिकली वो ऐसा होता है, सिंपल। इससे भी ज़्यादा एक और अच्छी मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है या जो रियल एग्जांपल है वो ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी चीज़ आप देखते हो, पंखा, टीवी, लैपटॉप, फ़ोन, सब में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, कि आपने एक सर्किट बनाया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट फ्लो हुआ और कोई चीज़ हैपन हुई, कोई चीज़ हैपन हुई इन द सेंस कि जैसे बल्ब जला, तो बल्ब में क्या है, रेजिस्टेंस है, तो उसने ग्लो किया। जो आपका फ़ोन है उसमें रेजिस्टेंस है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, आपने सॉकेट में दिया, मतलब 220 वोल्ट चार्जर लगाया और वो करंट कन्वर्ट हुआ, और आपका जो स्टोरेज हुआ, बैटरी स्टोरेज हुई, वो रेजिस्टेंस की और कैपेसिटेंस की फॉर्म में हुआ। वो काफ़ी हायर कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब है जो भी सर्किट में चीज़ यूज़ होती है उसमें रेजिस्टेंस होता है। जो रेजिस्टेंस का सिंबल है, जो रेजिस्टेंस का इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली सिंबल भी नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो ऐसा होता है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर जैसे आपने बैटरी का देखा है ना, सेल, बैटरी जो वो छोटा वाला सेल होता है, तो वो जो छोटे वाला सेल होता है उसको हम बैटरी मतलब बैटरी या सेल बोलते हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम अपने सेल में यूज़ करते हैं, जो रिमोट में यूज़ करते हैं, जो गाड़ियों जो वो होती है उनमें यूज़ करते हैं, जो छोटी वाली बैटरी, और कैमरे में भी यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो मेरा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है रेजिस्टेंस, वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा होता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब फैक्टर्स क्या है, किन किन फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। देखो 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जिस पे मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं तो इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो हो क्या रहा है बेसिकली कि ये मेरा वायर है, ठीक। अब इस वायर में रेजिस्टेंस होता क्या है, मैंने आपको पहले ही समझाया कि रेजिस्टेंस होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप ऐसे समझो कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा, सपोज ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनका कोलिजन बेसिकली हो किससे रहा है, पॉजिटिव आयन से, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आयन्स या प्रोटॉन्स बोलो। प्रोटॉन्स तो बेसिकली प्रोटॉन्स नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव आयन्स ही बोलेंगे। पॉजिटिव आयन्स क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन नहीं होते, पॉजिटिव आयन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन्स क्या होते हैं वो हम डीप में आपको बाद में बताएंगे। तो ये अगर मेरे पॉजिटिव आयन से जो इसका टकराव है, कोलिजन हो रहा है, तो अब आप ऐसे समझो कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, मतलब जितना ज़्यादा आपको लेंथ कवर करना पड़ेगा उतना ज़्यादा टकराव होगा। अब आप ऐसे सोचो कि अगर आपको सिर्फ 4 स्टेयर्स चढ़ने हैं और अपोजिट साइड से भीड़ आ रही है तो 4 स्टेयर्स इजीली कवर कर जाओगे। कहने का मतलब है टकराव, कोलिजन कम होगा। अगर मैं बोलूँ 4 की जगह 40 हैं, 40 छोड़ो 20 हैं 4 की जगह, तो 20 स्टेयर्स आपको नीचे उतरनी है उस वाले स्टेयर्स पे जिस पे सब के सब ऊपर आ रहे हैं, तो आपका कोलिजन ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक फॉर्मूला हो गया ये, मतलब इक्वेशन 1 हो गई ये कि एज वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे। इवन ये मैंने अगले उसमें लिखा भी हुआ है, बट आप इस डायग्राम से ही समझो, उस एग्जाम्पल से समझो, उस एनालॉजी से समझो कि अगर आपको 40 स्टेयर्स नीचे जाना है उन वाली स्टेयर्स पे, मेट्रो का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेट्रो में कई बार क्या होता है कि पीक टाइम पे 7 to 10 और 6 to 8 में बहुत सारी भीड़ आती है, आपको नीचे जाना है और बहुत सारी भीड़ ऊपर आ रही है, तो आप चाहे कितना ही कर लो, जितनी ज़्यादा स्टेयर्स होंगी उतना ज़्यादा आपका कोलिजन होगा। अगर आपको 4 या 5 स्टेयर्स चढ़नी है या 10,
नीचे उतरनी है तो कम होगा, 20 करनी है तो और ज़्यादा होगा। तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा कोलिजन। अब एरिया पे कैसे डिपेंड करता है भाई, एरिया पे डिपेंड करता है इन्वर्सली। इन्वर्सली कहने का मतलब है उल्टा। अब ऐसे समझो एरिया पे उल्टा क्यों करता है कि सपोज उसी जो स्टेयर्स है उसका एरिया बहुत ज़्यादा, वो बहुत चौड़ी है, तो आप क्या करोगे कि एक पर्टिकुलर कोने को पकड़ लोगे जिस साइड से भीड़ नहीं आ रही, और भीड़ को भी दिख जाएगा कि आप आ रहे हो, तो वो अपोजिट कॉर्नर में चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस वायर को मैं, अगर इस पर्टिकुलर वायर को मैं इतना चौड़ा बना दूं, ठीक है, अगर इस वायर को अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको, अगर इस वायर को, अगर इस पर्टिकुलर वायर को मैं और थिक बना दूं, थिक बनाने का कहने का मतलब है इसका एरिया बढ़ा दूं, तो इसके एरिया बढ़ाने से क्या होगा, अब आप देखोगे साथ ही आपको दिख जाएगा इसी में, एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो एरिया बढ़ते ही क्या होगा कि ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और ये जो मेरे पॉजिटिव आयंस हैं, ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो मेरे पॉजिटिव आयंस हैं, ये एक साइड में होकर निकल जाएंगे, बच के चले जाएंगे, बच के चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि कोलिजन कम होगा। तो भाई जब कोलिजन कम होगा तो जैसा जैसा आप एरिया बढ़ाओगे उतना कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है, जो बर्थ प्लेस है, या जो जिससे ओरिजिनेट होता है, जिससे जनरेट होता है रेजिस्टेंस, वो क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेचर पे भी मटेरियल पे, कि अब देखो नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, यहां से आता है मेरा कंसेप्ट कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जो आप 12th में पढ़ोगे उसका। अब देखो कंडक्टर वो होते हैं, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर भर के होते हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लो करेंगे, तो कोलिजन बहुत कम होगा। अब कहने का मतलब है कि जो अपोज करने वाले पॉजिटिव आयंस है वो तो कम है, मीन्स जो अपोजिट साइड में आ रहे हैं वो 2 या 4 हैं, जो एक तरफ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं वो 100, 150, 250 हैं, तो ये 2 या 4 अपने आप ही हट जाएंगे कि 250, 300 पीपल आ रहे हैं ऊपर से स्टेयर से, हट जाओ। तो कोलिजन बहुत कम होता है। तो कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। कितना होता है वो हम लिमिट्स में बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से एक ऐसे टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि इसमें इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि करंट ही फ्लो नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि इतना कम रेजिस्टेंस होता है कि बहुत करंट फ्लो होता है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कुछ इन बिटवीन रहते हैं। तो नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का नेचर है, क्या नेचर है उसका, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक। तो 3 मेन चीज़ें हैं, लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, कैसे मैंने आपको समझा दिया है, स्टेयर्स लंबी होंगी तो ज़्यादा कोलिजन होगा, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो कम होगा क्योंकि एक साइड चले जाएंगे, बच जाएगा, कोलिजन कम होगा। तो इसी को इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसी को इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है। कैसे लिख लिया है कि भाई अगर मेरा प्रिसाइजली मेजर करें तो वो ये दिखाता है कि अगर हम बिल्कुल अच्छे से मेजर करें तो क्या लिखा है, प्रिसाइजली मेजरमेंट हैव शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। जो मैंने पीछे आपको बात समझाई है डायग्राम के थ्रू, वो ही इसने लिख दी है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ के। हाँ भाई करता है, क्या करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। दूसरी इक्वेशन क्या है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, वो कैसे होता है वो भी समझा दिया है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, इक्वेशन और 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो इक्वेशन 3 मिलेगी। और इक्वेशन 3 क्या बताती है हमें, इक्वेशन 3 बताती है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ लेंथ, कि जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है कि लेंथ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, सीधा सीधा, जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना घटाओगे उतना घट जाएगा। एरिया को बढ़ाओगे तो घटेगा, इनवर्सली कहने का मतलब एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को घटाओगे तो बढ़ेगा, ठीक। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं, जो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट निकल के आता है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी पे हायर क्लास में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस पर्टिकुलर के समझाने के लिए, रेजिस्टिविटी को समझाने के लिए मैं आपका अलग से एक लेक्चर लूँगा, तो अभी रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या है, बेसिकली ये जो रो है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक।
ये जो मेरी इक्वेशन 3 थी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट की भी स्पेलिंग भूल गए हैं भाई, इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी मुझे लग रहा है। कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये रो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों लोग, ये है मेरी मटेरियल की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बेसिक क्या है, फिजिक्स क्या है, कैसे आती है, क्यों होती है, ये हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे छोटा सा, ताकि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट, और आप जब इसको 12th में पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो ये क्या था क्यों था। तो ठीक है, तो अभी एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि मैंने देखा है कि अगर मैं उसको, जो मेरा रेजिस्टेंस के फैक्टर्स है, लेंथ का, एरिया का, जो मैंने अभी आपको समझाया, उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ पे, और रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है एरिया पे, और उन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो इक्वेशन 3 मिलेगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हो। बेसिकली वो लिखी भी है, तो मैंने आपके लिए बस जस्ट दोबारा लिख दी है कि आपके समझ में आ जाए। देन इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, जब जैसे V इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या निकल के आया, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस। अब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है रेजिस्टेंस के कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आया बच्चों लोग, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या निकल के आया, रो। रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि रो, वेयर, ये जो सिंबल है आपका, इसको रो बोलते हैं, वेयर रो इज अ कांस्टेंट। रो वो वाला नहीं कि थप्पड़ ही थप्पड़ पेल दिया, रो बेटा अब तू, या फिर इतना ज़्यादा गम हो गया है दुख में कि रो ले, अब तो तू रो ही ले, पहले रो के ही छक, है ना। होता है ना कई बार कि ऐसे दोस्त, कुछ हो जाता है लाइफ में, बहुत बुरा लगता है, दोस्त समझाते रहते, फिर एट द एंड कहते हैं यार तू रो ले, तू पहले रो के खुश हो, है ना, पहले रो ले, अपनी आंखों को आराम, मतलब आंखों को साफ कर, थोड़े से टीयर्स निकलेंगे, आंख साफ होंगी, तब थोड़ा मन हल्का होगा, रो ले। तो वो वाला रो नहीं है, रो। इसका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी बोलते हैं कंडक्टर की, मटेरियल की। ठीक, बाकी अब आ जाते हैं आज के मेन चीज पे। देखो मेन चीज क्या है भाई, हमारे लिए मेन चीज है कि हम जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े, टॉपिक पढ़े, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन भी करें साथ ही साथ। क्योंकि मेन चीज क्या है, देखो आपको करने को क्वेश्चन ही है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करने हैं, नो डाउट आपको कंसेप्ट क्लियर करना है अभी के लिए भी। आगे आप साइंस परस्यू करोगे तो वेल एंड गुड, उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसके लिए भी, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बिना कंसेप्ट क्लियर किए तो बच्चा लोग क्वेश्चन हिलेंगे ही नहीं। बट अगर कंसेप्ट क्लियर है और आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की कि भाई मैंने तो पढ़ लिया, मेरा तो काम हो गया, तो वो भी 50% पार्ट है। देखो 50-50 चलता है कि 50% आपको पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, 50% आपको, उस 50 में से भी 50-50 है, 50% आपको क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल वाले, सॉल्व वाले, फिर 50% अनसॉल्व करने हैं, और क्या करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं एट द एंड ऑफ लेक्चर, और उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, उसका आंसर नेक्स्ट वाले लेक्चर में देता हूँ पर्टिकुलर। और आपको क्या करना होता है, जो भी आपको टॉपिक में समझ आया है या नहीं समझ आया है, या किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिक्कत है, आपको कमेंट करना है। आपको ये जो क्वेश्चन मिलता है इसका एक्चुअल आंसर कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं अपने शेयर, सब्सक्राइब, लाइक पे। वो तो देखो आपको जब लेक्चर अच्छा लगेगा, आपका जब कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको जब मजा आएगा पढ़ने में, आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ सच में पढ़ा है, ऐसे वे में पढ़ा है कि आज तक नहीं पढ़ा था, या फिर क्लियर नहीं हुआ था, या फिर ऐसे रियल एग्जाम्पल दे के समझ में नहीं आया था, तो आप वो काम कर ही दोगे। हमारा मेन काम क्या है कि ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना, ऐसे तरीके से पढ़ाना कि आपको बोरियत भी फील ना हो, और आपका जो ये कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। और कंसेप्ट क्लियर है और आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, तो नो डाउट आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोला है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, कि एक वायर है, एक मटेरियल का जिसकी लेंथ L है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम। रेजिस्टेंस 4 ओम दे दिया, लेंथ L दे दिया, एरिया A दे दिया। What would be the resistance of a wire of the same material having length L/2 and area 2A? तो सबसे पहले समझो
कि पूछा क्या है, बोला क्या है। मैंने सबसे पहले आपको समझाया क्वेश्चन अप्रोच ये होती है। क्वेश्चन अप्रोच क्या होती है बच्चों लोग, कि सबसे पहले जो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसमें पर्टिकुलर मेन चीजें हैं, उसको हेड नोट डाउन कर लो या लाइन खींच लो उसके लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला कि एक मटेरियल है जिसका लेंथ L है और एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस पेज पे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो L अपॉन A, यही पढ़ा है हमने, ठीक है। देखो रो L बाई A, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसको फॉर्मूला, इसको नहीं, यहाँ पे नहीं, इसी को लिखते हैं कि रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L बाई A। ये जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है इसको भी लिख देते हैं फॉर्मूला नंबर 1। हमेशा लिखना है, हमेशा प्रैक्टिस करते जाना है, और इस बार तो और ज़्यादा करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है टर्म 2, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं, बट सब्जेक्टिव ज़्यादा आएंगे। तो जितनी ज़्यादा आप सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करोगे, लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल है। अभी के लिए तो यही है, आगे लेके के लिए और भी ज़्यादा है, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट परस्यू करो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 11th-12th में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जब तक आपके पास खुद के नोट्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप नहीं क्रैक कर सकते। नो डाउट आप पढ़ लोगे, आपका वर्बली, आपका मेमोराइज करने का पावर बहुत ज़्यादा होगा, बट एट द एंड आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है कैसे, राइट इट डाउन, लिखो लिखो लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L बाई A। अब रेजिस्टेंस इसी फॉर्मूले से देखते हैं कि जो फॉर्मूला 1 है इसमें क्या बोला है। फॉर्मूला 1 कार वाला रेस, फॉर्मूला 1 नहीं, फॉर्मूला 1 क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस है 4 ओम। कब है, कि जब रजिस्टिविटी तो सेम रहने वाली है मटेरियल की, लेंथ कितनी है L और एरिया है A, ये ठीक है। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन A, ये इक्वेशन है मेरी A। अब इक्वेशन, मैं फिर अड़ गया बीच में, तो बता दे करो यार, ठीक है। इक्वेशन A है, या अगर ना भी बता पाओ तो कमेंट कर दे करो कि सर वहां पे अड़ गए, तो मैं फिर आपको अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो रेजिस्टेंस 4 ओमेगा दिया है। कब दिया गया है, कि रेजिस्टिविटी तो सेम रहने वाली है मटेरियल की, लेंथ L है, स्मॉल l, और एरिया क्या है, स्मॉल a। अब अगर मेरा इक्वेशन A में मेरे को रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, कि रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहने वाली है, बट जो लेंथ है, लेंथ क्या कर दी मैंने, L बाई 2, ठीक है। लेंथ क्या कर दी, 2 तो मुझसे ही नहीं बन रहा है, लेंथ क्या कर दी, L बाई 2 कर दिया, लेंथ को L बाई 2 कर दिया, और एरिया को क्या कर दिया है, 1 अपॉन, एरिया तो नीचे होता है 1 अपॉन 2a करा है ना, कहाँ गया, ये रहा, हाँ, एरिया को कर दिया है 2a। और ओहो, ये भी गलती की है हमने, ये जो एरिया है ये कैपिटल A में दिया है, तो इसको हम कैपिटल A में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कैपिटल A में लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल 2a। अब इन दो इक्वेशन को, इक्वेशन A और B को इक्वेट करा के आपको क्या बताना है, ये जो R है, और ये काम है आपका। अगेन देख लो, अगेन समझ लो कि इक्वेशन A और B है, इक्वेशन 4 ओमेगा दे रखा है, रो सेम रहने वाला है, लेंथ को उसने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, और एरिया को ट्वाइस कर दिया है। इक्वेशन A और B को इक्वेट करो, कैलकुलेट करो, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो R है, ये आप मेरे को बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। R कितना निकल के आया है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे लोग बताने वाले हो, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके के क्वेश्चन, इसी तरह के लेक्चर सीरीज करते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि ये जो लेक्चर नंबर 6 है, इस लेक्चर नंबर 6 में ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी याद आ रही है मेरे तो अभी तक, इट्स लाइक कि आधे में पहुंच गए और अब भी सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में हमने क्या क्या सीखा है, कि ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है। दूसरी क्या चीज़ सीखी है मेन, कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है रेजिस्टेंस का वो कैसे दिखता है। एक और मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता दिया है आपको कि रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, जो पिंक बॉक्स में है, इसको आप लिख सकते हो, कैपिटल A वाला जो फॉर्मूला है, कैपिटल A वाला फॉर्मूला, हम इसको हायर क्लास में पढ़ेंगे अगेन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे डिपेंड करता है, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझाया। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी, जितना ज़्यादा लंबा आपको कवर करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपका कोलिजन होगा, कोलाइड होगे आप,
जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम कोलिजन होगा, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है। फिर इन तीनों फॉर्मूलों को लिख लिया गया है कि रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके इक्वेशन 3 लिख ली है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक अलग से लेक्चर बनेगा इस पर, तो इस पर आपको टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल भी मत बोलो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आपने पीछे वाला जो पेज है, सिर्फ ये वाला पेज भी अच्छे से समझ लिया है, ये पीछे के लास्ट 2 पेज, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर दोगे, और मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो आपको बस रेजिस्टेंस बताना है, हमारे कमेंट बॉक्स में भर देना है कि सारे बच्चे को क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस आने वाला है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, देन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो अभी के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम अभी के लिए, आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसी मोर वीडियोस आती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। इसी के साथ साथ हम आपके लिए क्या लेके आते हैं, टेलीग्राम पे क्विज सेशन लेके आएंगे। इसी के साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, और मिड मार्च तक, एंड मार्च तक हम आपका कोर्स पूरा करा देंगे। मैं आपका अपना फिजिक्स बडी नितिन आर्य फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस ये गारंटी लेता हूँ कि आपके साइंस में, और हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपको, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे, तो आपके 90% मार्क्स आने की गारंटी हमारी है। तो अभी के लिए सलाम, नमस्ते, राम राम। मैं नितिन आर्य फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस आपके लिए जल्दी एक ऐसा यूनिक लेक्चर लाऊंगा जिसमें, जैसे प्रीवियस लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 3 कि जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे, उसी तरीके से एक और लेक्चर आने वाला है जिसमें आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तो अभी के लिए बाय बाय बच्चे लोग।